अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर हाफिज हमाद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राइवेट अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन का आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, और फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट्स इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमारे पास कितने वेक्टर्स हों, दो वेक्टर्स हों, और उन दो वेक्टर्स का हम क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, और प्रोडक्ट करने के बाद अगर उनका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। यानी कि जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अगर दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करें, दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आए, एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं a क्रॉस b will be equal to magnitude of a magnitude of b and angle between a and b is sin theta। और साथ बच्चों ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर किस चीज को शो करता है, डायरेक्शन को। बच्चों आपको पता है कि जो हमारे पास वेक्टर होता है उसमें दो चीजें होती हैं। यहाँ देखिए, वेक्टर के अंदर हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चीज हमारे पास स्टूडेंट्स होती है मैग्नीट्यूड, और प्लस इसके साथ क्या होती है, डायरेक्शन। तो डियर अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। और बच्चों ये हमारे पास क्या है, एन कैप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को। और यूनिट वेक्टर किस लिए इस्तेमाल होता है, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इसको फिर लिख सकते हैं a क्रॉस b विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a magnitude of b angle between a and b sin theta and n is the unit vector which is represent the direction of a cross b। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जिस एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास हो सकती हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करें, हेडिंग्स देते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास है टॉर्क। सबसे पहले बात करेंगे टॉर्क के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R and the force F is called torque। हम इसको एक और डेफिनेशन भी इसकी है, लेकिन हमने वो लिखनी है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। तो टॉर्क डिस्टेंस हम मैथमेटिकली यूं लिख सकते हैं, टॉर्क will be equal to cross product of position vector and force। So dear students, this is example number 1। ये हमारी पहली एग्जाम्पल है जो किस चीज की है, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट की है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरी एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हम इसको डियर स्टूडेंट्स यूं डिफाइन करेंगे। अब हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। कौन सी फोर्स, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, the force acting on a moving charge particle in a magnetic field। कि एक चार्ज जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है बच्चों वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी
इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ velocity of the particle and the magnetic field, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो पार्टिकल मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे कि जो हमारे पास फोर्स है ये किसके इक्वल है? Q इंटू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ द वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जल्दी से दोबारा देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। कि टॉर्क हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर r एंड द फोर्स f इज कॉल्ड द टॉर्क। टॉर्क किसके बराबर? r क्रॉस f। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है। और दूसरी एग्जांपल के बारे में बात करते हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किसके बराबर होगी? प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड भी विल बी इक्वल टू द फोर्स। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो इनका प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या आ रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? स्केलर आर वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। होप सो कि यहां तक आपको चीज क्लियर हो चुकी होगी। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पे इसको लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट is described by राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को यहां मैं रेड के साथ लिख देता हूं ताकि आपको ये चीज याद रहे। राइट हैंड रूल मतलब कि जो हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन होती है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम किस चीज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं? राइट हैंड रूल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास राइट हैंड रूल क्या है। राइट हैंड रूल, डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल को मैं लिखने से पहले मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से तवज्जो से इसको सुनिएगा। फर्स्ट करें डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर मेरे पास ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास वेक्टर बी है। यानी कि आपने याद रखना है कि ये ब्लैक जो है ये मेरे पास वेक्टर ए है और जो ब्लू है ये मेरे पास वेक्टर बी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़ना है कि पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की टेल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। तो हम ये देखें, ये हमारे पास वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर बी। तो मैंने क्या कर दिया? ए और बी वेक्टर की टेल को एक दूसरे के साथ मिला दिया। अब ये स्टूडेंट्स, अगर मैंने दोनों को कंबाइन किया है तो ये दोनों के दोनों वेक्टर किसी प्लेन के अंदर लाई कर रहे होंगे, तो उस प्लेन को हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक बनाते हैं एक्स वाई प्लेन। फर्ज करें मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है और इस प्लेन के अंदर यही दो वेक्टर मेरे पास मौजूद हैं। मैं कहता हूं डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये मेरे पास वेक्टर ए है जो कि इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर मैंने आपको बताया था कि आपने याद रखना है जो ब्लू वेक्टर है। फर्ज करें बच्चों ये मेरे पास एक वेक्टर बी है जो कि इस डायरेक्शन में है। और यहां पे देखें तो दोनों ओरिजिन के ऊपर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं और यहां पे बच्चों इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा? एंगल थीटा होगा। तो ये कितने वेक्टर हमारे पास? दो वेक्टर। दोनों वेक्टर्स को हम कैसे कंबाइन किया कि हमने एक वेक्टर की और बी वेक्टर की टेल को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखें इसकी डायरेक्शन हमारे पास किस तरह होगी। अगर हम यहां से जाएंगे बी से ए की तरफ, इसकी डायरेक्शन ये होगी और अगर हम ए से बी की तरफ आएंगे तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए
इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। इसको हम क्या देते हैं वेक्टर बी, और इस ब्लू को हम क्या देते हैं वेक्टर ए। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, किसी को वेक्टर ए कह दें, किसी को वेक्टर बी कह दें, लेकिन क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे ये वाली डायरेक्शन और फिर ये वाली डायरेक्शन, तो मैंने इसको क्या कह दिया वेक्टर ए। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर, यहाँ के ऊपर हमारे पास होगा एक नॉर्मल। नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल का मतलब ये जो हमारी प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल होगा जो कि इसके ऊपर 90 का एंगल बनाएगा। यहाँ पे मैं नहीं बना सकता, तो मैं इस नॉर्मल को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये देखें डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था, ये हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर है, जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने डियर स्टूडेंट्स जो किया है वो यहाँ पे लिख देते हैं। हमने क्या किया, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। हमने कितने वेक्टर लिए, दो वेक्टर। एक वेक्टर हमारे पास क्या है वेक्टर ए, और दूसरा हमारे पास क्या वेक्टर बी। कोइंसाइड, या हम इसको लिखेंगे बोथ वेक्टर आर कोइंसाइड एट origin in such a way tail of both vectors combine with each other, कि हमने इनको इस तरह जोड़ा कि दोनों वेक्टर्स की टेल एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स अब जरा देखिए, पहले हमने क्या करना है, वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट करना है थ्रू अ स्मॉलर एंगल थीटा। ये मेरे पास है राइट हैंड। राइट हैंड में डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है, ये जो मेरी कर्लिंग फिंगर्स हैं ये किस चीज की डायरेक्शन को शो करेंगी, वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेंगी, और जो थंब होगा ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। तो हमने क्या करना है, इधर देखिए ये हमारे पास क्या है वेक्टर ए, और हमारा वेक्टर ए किसकी तरफ जा रहा है, वेक्टर बी की तरफ जा रहा है, और ये मेरा थंब जो है ये किस चीज को शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। डियर यहाँ पे याद रखना है कि जो मेरी फिंगर्स हैं वो शो कर रही है वेक्टर की डायरेक्शन को, यानी कि जो मेरे फिंगर हैं वो ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, यानी कि फिंगर्स मेरी शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। लेकिन जो मेरा थंब है ये किस चीज को शो करेगा, ये शो करेगा प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट हमारा जो प्रॉपर्टी आ रही है उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि कर्लिंग योर फिंगर्स इन सच अ वे दैट द योर कर्लिंग फिंगर्स, यानी कि जो आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं ये किस चीज को शो कर रही हैं, वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रही हैं, और जो आपका थंब है वो किस चीज को शो कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द ए क्रॉस बी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम देखें हम कहाँ मूव कर रहे हैं, ए टू बी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी will be equal to a magnitude of a magnitude of b and sin थीटा, और साथ ये n किस चीज को शो कर रहा है, स्टूडेंट्स ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, किस चीज को, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम जब a से b की तरफ जा रहे हैं, a से b की तरफ, तो हमारी डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इसकी डायरेक्शन कहां पे हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हमारे पास इसकी डायरेक्शन, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन जैसे ही मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा, बी से ए की तरफ करूंगा, तो अब इसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड नहीं है, बल्कि अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गई। तो यहाँ पे हमने पहला क्या देखा, ए क्रॉस बी, हम कहेंगे कि हमने ए को बी की तरफ लेके जाना है थ्रू अ स्मॉलर एंगल डेल्टा थीटा, देन योर फिंगर्स शो दैट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द वेक्टर एंड your thumb indicate the direction of the product of the vector, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन को कौन बताएगा, हमारा थंब इंडिकेट करेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पहला केस। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसका दूसरा केस, जिसके अंदर हम वेक्टर बी को वेक्टर ए की तरफ लेकर आएंगे। पहले हम कहां से कहां मूव कर रहे थे, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स फर्ज करें मेरे पास ये एक और प्लेन है,
और n भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज भी याद रखिए कि n इज अ यूनिट वेक्टर और इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी कि ये जो हमारी प्लेन है ये n उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, या इसको नॉर्मल भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम ये करें कि दो वेक्टर्स मेरे पास हैं, पहले हम कहां से जा रहे थे, वेक्टर ए से बी की तरफ, तो हमारी डायरेक्शन ये वाली थी। अब स्टूडेंट्स हम फर्ज करेंगे ये मेरे पास वेक्टर बी है, देखिए ये मेरे पास वेक्टर बी है और ये मेरे पास वेक्टर ए, और इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, थीटा। डिस्टेंस पहले हम जा रहे थे वेक्टर ए से बी की तरफ, अब हमने जाना है वेक्टर बी से ए की तरफ। दोबारा देखिए इसको, ये हमारा है ए से बी इस डायरेक्शन में, और थंब किस चीज को शो कर रहा है, डायरेक्शन को। अब हमने इसको डाउनवर्ड कर लिया। डाउनवर्ड क्यों किया, क्योंकि हम जा रहे हैं बी से ए, तो हमारा जो थंब उंगलियां हैं ये किस चीज को शो कर रही हैं, वेक्टर की डायरेक्शन को। पहले जा रहे थे ए से बी वर्टिकली अपवर्ड, अब हम जा रहे हैं बी से ए, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो हमारा पोजीशन वेक्टर बनेगा वो हमारा कहां पे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो इसको हम लिखेंगे ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो हम कहां से जा रहे हैं, बी से ए की तरफ, पहले हमारा आउटवर्ड था, अब हमारा क्या है, इनवर्ड। तो बच्चे इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हम इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके बराबर होगी, हम इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस ए विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और साथ हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आएगा n यूनिट वेक्टर। लेकिन इस n यूनिट वेक्टर के साथ हम बच्चों क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब ये नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है, कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि पहले हम जा रहे थे ए से बी की तरफ तो आउटवर्ड थी, अब हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो इनवर्ड है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये हमारे पास क्या है, प्लेन है जिसके ऊपर हमारा ए और बी लाई कर रहा है। तो एन हमारे पास पहले था वर्टिकली अपवर्ड, अब है वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पे टू के हमारे पास इनवर्ड आउटवर्ड का नहीं नजर आ सकता, तो हम यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास होगा ए से बी की तरफ आउटवर्ड और बी से ए की तरफ वर्टिकली इनवर्ड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी विल बी ए बी साइन थीटा, और ये क्या आ गया, बी क्रॉस ए विल बी ए बी साइन थीटा माइनस एन। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें इसकी मैग्नीट्यूड और इनकी मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, सेम, लेकिन इसकी डायरेक्शन में क्या है, फर्क है। ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो फिर हम इसको डियर स्टूडेंट्स यूं लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इनटू एन कैप। तो डियर स्टूडेंट्स अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फिर हम इसको यूं लिखेंगे ए क्रॉस बी विल नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज द राइट हैंड रूल, जिसकी मदद से डियर स्टूडेंट्स हम वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि हमारे पास क्या है, यहां पे हम हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे वायोलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, लेकिन यहां पे देखें तो जो हमारे पास ए क्रॉस बी है ये बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। उसकी रीजन क्या है, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, या हम डियर स्टूडेंट्स इसको एक और तरीका हमारे पास है, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अब यहां पे नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है, कि दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब यहां पे देखो a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है।
तो इसलिए हम कहते हैं कि दोनों हमारे पास मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है, लिहाजा ये हमारे पास इक्वल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव लॉ की वायोलेशन करता है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है, मतलब इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमारे पास जगह कम है तो इसको मैं रेज कर रहा हूं और यहाँ पे अब हम बात करेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो फिर क्या होगा, आइए अब हम इसको देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर है तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, फर्ज करें एक वेक्टर हमारे पास ये वाला है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास वेक्टर ए है, और एक वेक्टर मेरे पास ये वाला वेक्टर है, सपोज करें ये मेरे पास वेक्टर बी वेक्टर है। डियर स्टूडेंट्स, अब इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और हमें पता है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनमें एंगल कितना है, थीटा किसके बराबर है, 90 डिग्री के। अगर थीटा 90 है तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के। cos 0 1 होता है और साइन 91 होता है। इन छोटी छोटी चीजों का आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन 90 और साथ हम लिखेंगे एन यूनिट वेक्टर। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 कितना होता है 1, तो साथ हमारे पास क्या आ जाएगा एन कैप। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हमने देखा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो अब इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। यहां पे हम लिखेंगे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो फिर क्या होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पैरेलल के बारे में। आपको पता है कि पैरेलल के अंदर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये वाला है इसकी मैग्नीट्यूड ए है, और एक हमारे पास ये वाला वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड बी है, ये वेक्टर बी है। तो अब ये स्टूडेंट्स अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके दरमियान थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, और हमें ये पता है कि साइन 0 किसके बराबर होता है, 0। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, A क्रॉस B will be equal to magnitude of A magnitude of B sin theta into n cap। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा A क्रॉस B will be equal to A B sin 0 n cap, और sin 0 क्या होता है 0, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, A क्रॉस B will be equal to 0। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल हैं, तो देन वेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, हम उसको लिखेंगे मिनिमम मैग्नीट्यूड। मिनिमम मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये एंटी पैरेलल है तो फिर क्या होगा, एंटी
पैरेलल। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब जरा इसको देखते हैं। एंटी पैरेलल में इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर्स हमारे पास हैं। एक वेक्टर हमारे पास ये वाला है जिसकी डायरेक्शन ये है वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ये वाला है जिसकी मैग्नीट्यूड जिसकी डायरेक्शन ये वाली है, इसको हम कहते हैं वेक्टर बी। और अगर दो वेक्टर डियर स्टूडेंट्स एंटी पैरेलल हैं तो अब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा थीटा कितना है? 180 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास साइन 180 कितना होता है? 0 के बराबर। तो अभी हमें पता है कि हम इसको यूं लिख सकते हैं a क्रॉस b विल बी इक्वल टू a b साइन थीटा n कैप, और साइन 180 0, तो हम इसको लिख सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन ऑफ 180 इंटू n कैप। साइन 80 0, तो हमारे पास आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स देखें वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल हैं, या वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर हैं, देन हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आती है? मिनिमम मैग्नीट्यूड। होप सो कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम स्टूडेंट्स करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात, जो कि हमारे पास होता है सेल्फ प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट क्या है। स्टूडेंट्स सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी। मीन दैट अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए सेल्फ का मतलब होता है अपने ही साथ उसने मल्टीप्लाई होना है। तो फर्स्ट करें डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये वाला है, ये वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये वाला वेक्टर है, इसको भी मैं कहूंगा ये भी वेक्टर मेरे पास क्या है? वेक्टर ए है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ प्रोडक्ट के बारे में। किस चीज के बारे में? सेल्फ प्रोडक्ट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स सेल्फ प्रोडक्ट के बारे में देखें तो इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। और अभी हमने पढ़ा था कि साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं a क्रॉस b विल बी इक्वल टू a b साइन थीटा n कैप। और इसको अगर हम थीटा पुट करें तो क्या बन जाएगा? a क्रॉस b विल बी इक्वल टू a b साइन 0 n कैप। बच्चों a क्रॉस b विल बी इक्वल टू साइन 0 0, तो हम इसको लिखेंगे जी हमारे पास क्या हो जाएगा? a क्रॉस b विल बी इक्वल टू 0। तो यहां भी हमने देखा था कि हमारे पास क्या था? अगर पैरेलल था थीटा 0 तो हमारे पास रिजल्ट क्या था? मिनिमम। और इसी तरह अगर हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट होता है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या होती है? मिनिमम मैग्नीट्यूड। क्लियर होगी बात यहां तक? अब डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जो हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट करेंगे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम ऐसी होती है जिनकी कोई भी एंगल हमारे पास 90 का नहीं होता। फर्ज करें ये हमारे पास क्या है? एक पैरेललोग्राम है, और यहां से डियर स्टूडेंट्स अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास क्या है? 90, और ये हमारे पास क्या है? थीटा। ये हमारे पास बच्चों क्या बनेगा? कॉस थीटा, और ये हमारे पास क्या बनेगा? साइन थीटा। और अगर फर्ज करें ये मेरे पास कोई भी वेक्टर है, इसको मैं ए वेक्टर कहूं या इसको बी वेक्टर कहूं, तो ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? बी साइन थीटा, और ये क्या बनेगा? बी कॉस थीटा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसको यहां पे मैं ये पॉइंट लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट will be equal to the area
ऑफ द पैरेललोग्राम, कि जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे स्टूडेंट्स तो वो किसके बराबर होती है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बराबर होती है। अब हमारे पास फर्ज करें दो वेक्टर हैं ए क्रॉस बी, इसके हमारे पास क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी हमारे पास क्या होगा बी साइन थीटा। स्टूडेंट्स अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लें, और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉड वैल्यू यूज करते हैं। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी ये किस चीज को शो करेगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हमारे पास शो करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट करें हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर मेरे पास वेक्टर ए है और इसको मैं कंपोनेंट लिखूंगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, और इसी तरह मेरे पास एक और वेक्टर है वेक्टर बी और इसके कंपोनेंट में लिखूंगा बी वेक्टर मेरे पास किसके बराबर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स इसके लिए हम डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, ये हमारे पास है आई जे और के, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या है ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई और बी सी। अब स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान से समझना है कि हम इसके यहाँ से कंपोनेंट क्या आपके बुक के अंदर डायरेक्ट लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी। अगर हमने आई के क्रॉस यानी कि हमारा एक्स के क्रॉस देखना है तो हमने इसको और इस रो को क्या कर देना है छुपा देना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई और साथ हम क्या लिख देंगे आई कैप। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव डिटर्मिनेंट आपने पढ़े हैं मैथमेटिक्स के अंदर। इसी तरह हमारे पास माइनस जे, तो हम इस रो को छुपा देंगे और इस कॉलम को और इस रो को छुपा देंगे, तो क्या बनेगा ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स और साथ हम क्या लिख देंगे जे। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रहेगा ये वाला और इसको हम लिखेंगे, इसको छुपा देंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स साथ हम लिख देंगे इसके k is the unit vector. So this is the rectangular component of a vector product. Dear student, hope so कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।